बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब पे खुश आमदीद। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, मेरे बच्चों, मेरी बेटियों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अस्सलाम वालेकुम। आज ईद का दूसरा दिन है। मैं फिर एक मरतबा आपको ईद मुबारक पेश करता हूँ। अगर अपने घर से बात शुरू करें तो मैं कोशिश करता रहता हूँ जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच सकती है उसको पहुँचाऊँ। हमारे प्रेस में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर भी मेरे ऊपर सख्ती से हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने पाबंदियाँ लगाई हुई हैं। अब मुझे भी इस बुढ़ापे में शौक़ नहीं है। शौक़ एक ही है कि मैं अपनी बात अपने बच्चों तक, पोतों पोतियों तक अपने मुंह से पहुंचा सकूं। अब उसके रास्ते में भी रुकावटें हैं। आपने सुना होगा फायरवॉल का किस्सा। ये फायरवॉल जो है 1 खरब रुपए के करीब खर्च करके पाकिस्तान ने ले लिया है। इसका काम मज़ीद मीडिया के अंदर जो बातें करते हैं उनको, उनकी आवाज़ को ख़त्म कर दिया जाएगा और फिर सोशल मीडिया भी गूंगा मीडिया होगा। अब एक सोचने की बात है, इस मुल्क में पूरे पाकिस्तान में बजट में तालीम पर तकरीबन 30-32 अरब रुपया यूनिवर्सिटियों को, तमाम यूनिवर्सिटियों को वफाक दे रहा है और 80 अरब से 1 खरब सिर्फ फायरवॉल पे लगा दिया गया है, जिसमें मेरी और आपकी आवाज़ को पर कब्जा कर लिया जाए। तो बहरहाल इसके बावजूद लोग रास्ता तो निकाल लेते हैं। ये अंदाज़ा कर लें, पूछ लें, चाइना ने उन्होंने लगाई हुई है, उनका निज़ाम ही अपना है, लेकिन कोई एक भी उनका सोशल मीडिया पे जो बातें आती हैं उनको रोक नहीं सके। यहाँ भी लोग रास्ता निकाल लेंगे, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ जाएगी और हमारे पाकिस्तानी अपनी बातों को करने के लिए मेहनत तो कर लेते हैं। तो इसलिए उसके ऊपर 40 अरब रुपया चला जाएगा ऊपर कमीशन में जो लगवा रहे हैं। मज़ीद नीचे वाले भी 10-15 अरब उसमें खा जाएंगे। अब 1 खरब की चीज़ ये 20 अरब बाकी बचेंगे, तो वो कितनी एक मौसर या इफ़ेक्टिव पाबंदियाँ लगा सकेगी? नहीं लगेगी। ये कोशिश कर रहे हैं, नहीं लगेंगी। अब चूँकि बुनियादी तौर पर मैं ही टारगेट बना हुआ हूँ, तो हम पे तो उन्होंने ये तजर्बा शुरू कर दिया है और फिर पूरी कौम को भी इस तजर्बे से गुजारेंगे। तो मेरे बच्चों, मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि मुझे कोई नाराज़गी नहीं है किसी से। मुझे तमाम सियासी पार्टियों ने अपना अपना सदर बनाया। इससे बड़ा ओहदा क्या हो सकता है? उन्होंने मुझे दे दिया, मुझे तहरीक इंसाफ ने सदर बनाया, मुझे मुस्लिम लीग ने सदर बनाया, मैं ARD के ज़रिए पीपल्स पार्टी का भी सदर बना, मैं JUI का भी सदर, जमात इस्लामी का भी सदर, मैं ANP का भी सदर। तो ये आज की बात नहीं है। मैं इत्तेफाक से
1973 में भी तमाम पार्टियां इकट्ठा की हुई थी। तमाम जो लीडर थे उसमें मौलाना शाह अहमद नूरानी थे, उसमें पीर पगाड़ा थे, उसमें मुफ्ती महमूद साहब थे, उसमें ख्वाजा सफदर वगैरह ये थे, चौधरी ज़हूर राय थे, और ANP की तरफ से मदारी साहब थे। तो उन सब ने मिल के मुझे अपना सदर बना लिया। मेरी 23-24 साल सारी उम्र थी लाहौर में, क्योंकि उनको जलसे करने के लिए भी भुट्टो साहब का एक जाओ जलाल की हुकूमत थी, वो तो किसी को जलसे करने का जगह को भी खुदवा लेते थे कि जाओ करो जलसा। उन्होंने मेरा नाम लिया, फिर मैंने उसके तहरीक को आगे बढ़ाया। वो लिसानी झगड़ों के अंदर तहरीक थी। मैं 1973 से लेकर बाद तक मैं हर पार्टी ने मुझे सदर बनाया, हर पार्टी ने मुझे वजीर आजम का उम्मीदवार बनाया। जितनी पार्टियां बैठी हुई हैं इन सब ने एक भी पीछे नहीं रही हुई। तो मुझे तो गिला नहीं होना चाहिए। मैं खुद कोई नाकाम आदमी हूँ जो इतनी पार्टियां मुझे बार बार सदर बनाती रही हैं, मैं उनको छोड़ जाता हूँ। खराबी मेरे अंदर है, उनके अंदर नहीं है। देखें, मेरा अजाब ये है, मुझे वजीर बनाया ज़ियाउल-हक ने सबसे पहले 24-25 साल की उम्र में, फिर परवेज़ मुशर्रफ ने चौधरी शुजात के ज़रिए मुझे वजीर आज़म बनाने की पेशकश की, और सियासी पार्टियों ने तो मुझे वोट दिया। सारे जो मौजूद बैठे हैं, इमरान खान साहब हैं, या नवाज शरीफ साहब हैं, मौलाना फजल रहमान हैं, काजी हुसैन अहमद इस दुनिया से चले गए। तो ये इन सब ने मुझे वजीर आज़म बनाया हुआ है। अब इसके बावजूद एक बात और भी आपको कह दूं, फिर फेंटी भी मुझे सब ने लगाई है, किसी ने मुझे छोड़ा नहीं है, सब ने लगाई है। तो फिर खराबी तो मेरे अंदर होगी। मेरे अंदर वफादारी नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं होगी। मैं कैसे वफादारी निभाऊं मियाँ नवाज शरीफ साहब से, इमरान खान साहब से। वो उनका जो उनको इक़्तिदार चाहिए होता था उन्हें वो मिल जाता था। मैं फिर वैसा का वैसा पाकिस्तान के लिए मैं बोलता रहा हूँ। हाँ, अगर उनको इक़्तिदार मिलने से पाकिस्तान बेहतर हो गया तो फिर मैं कसूर हूँ, मुझे सियासत छोड़ देनी चाहिए। ये मैं बूढ़े होने से सियासत नहीं छोड़ूंगा। इसमें मैं किसी ओहदे का आज भी मेरी तमन्ना भी नहीं है, मेरी ख्वाहिश भी नहीं है, मेरे अंदर वो सख्त भी नहीं है कि मैं ओहदे संभाल के बैठूं। लेकिन एक सख्त मेरे अंदर है कि पाकिस्तान को रोज़ बरोज़ इन्होंने तबाह किया है। यहाँ का गरीब जो है उसको ज़िंदगी तंग कर दी है, और ख़ुद सारे के सारे अरबों और खरबों पति हो गए हैं मेरे आंखों के देखते देखते। हत्ता कि हमारे एंकर आज़ाद भी उनको देख के हमें तो दिल में आता है, यार कभी हम ऐसे घरों में जा भी सकते। उसका मालिक होना तो दूसरी बात है। एक दौलत की तकसीम नामुनसिफाना तरीके से हुई है, दूसरी की तरफ लोग मर रहे हैं। अभी ईद के ऊपर तकरीबन लोग कहते हैं, शायद ये एग्जरेशन कर रहे हूँ, 70% लोगों ने कुर्बानी नहीं की महंगाई की वजह से। वो जो हमारे औरंगजेब साहब हैं, वो कमालिया में बैठ के कह रहे यूँ ठीक कर दूंगा, वो ठीक कर दूंगा। तो बेटे, तुमने पहली दफ़ा तो कमालिया में आके अपना घर देखा है, IMF के जोर पे आके बैठे हो। रिकवरी उनके रिकवरी
کلرک کے طور پہ آپ نے پاکستان کے لوگوں کا خون چوسنا ہے اور ان کو پہنچا دینا ہے. تو یہ اس طریقے سے چیزیں جو ہیں جب بہتر ہو جائیں, پاکستان پراسپر ہو جائے, پھر میں بولوں تو پھر واقعتاً میں وفاداری نہیں نبھا رہا ہوں گا سیاسی جماعتوں سے, میں ان کے لائق بھی نہیں ہوں گا, میری عمر بھی نہیں ہوگی. لیکن میں یہ جنگ جو ہے اپنے آخری سانس تک, کیونکہ پاکستان جب تک اچھا نہیں ہے تو میں کیسے اچھا ہو سکتا ہوں, یہ میں آپ کے آخری سانس تک یہ جنگ میں نے لڑنی ہے. خواہ کوئی یہاں پہ آ جائے فائر وال کھڑی کر دے میرے آگے, یا پتھر کی دیوار کھڑی کر دیں, یا جیل کی دیوار کھڑی کر دیں, یا میڈیا کی دیوار کھڑی کر دیں, خواہ میرے اوپر آج اسٹیبلشمنٹ کے لوگ اور کوئی نہیں کرتا ایسی, وہ نہ اتنا مسلم لیگ والے کر رہے ہیں نہ تحریک انصاف والے, لیکن جتنا زور لگا کے اونچا کر کے مجھے گالیاں دے رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے لوگ اور ان کے رکھے ہوئے تنخواہ دار طبقہ کر رہا ہے. کیونکہ دیکھیں ISI کی 8-10 لاکھ تو اس کی ان کی بڑھتی ہے, پاک فوج سے وہ بڑی ہے, 8 سے 12 لاکھ ان کے جو ہے ریکروٹ ہیں, اور ان کے ذمہ کام بھی یہی ہے کہ کس کا جلسہ کامیاب کرانا ہے, کس کا ناکام کرانا ہے, کس کو جا کے اس کے گھر گرا دینے ہیں. تو میرا تو سب کچھ گرا لیا آپ نے, پھر اور بھی گرا لیں گے مجھے پتہ ہے. وہ بھی انتظار کر رہے ہیں, میں بھی انتظار کرتا ہوں گا کہ آپ آئیں پھر آ کے ہمارے گھروں کو گرائیں. حاضر میں اس کمٹمنٹ کے ساتھ میں اپنے ملک کا وفادار ہوں. میں وفاداریاں تبدیل نہ کروں گا, نہ بچپن سے آج تک کی ہیں. وہ اس ملک سے وفاداری ہے, وہ اپنے سے بڑھ کر میں ملک کا وفادار ہوں. میں ان تمام لیڈروں کو جو چند دن کے لیے جنگ لڑتے ہیں جمہوریت کی اور بعد میں اقتدار لے لیتے ہیں, میں کسی استثناء کے بغیر کہہ رہا ہوں, تو اس کے ساتھ میں کھڑا ہو جاؤں. کیوں کھڑا ہو جاؤں؟ لیکن جب وہ بات کر رہا ہوتا ہے میں اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں. اسی وجہ سے کوئی عمران خان کا میں کوئی اس کا فالوور نہیں ہوں. ہو سکتا ہے اس کو آج اقتدار مل جائے, معاملات ٹھیک نہ چلائے, تو اس کے خلاف پہلی آواز میں اٹھاؤں گا. یہ میں انہیں کو کراچی کے اندر بھی کہا تھا, میں نے جب میں جوائن کر رہا تھا کہ عمران خان آپ نے باغی کو بلا لیا ہے. بے شک ناراض ہوتے ہیں, مجھے گالیاں دیتے ہیں, مل کے دے دیں سارے کے سارے, مجھے اس سے کوئی مجھے فرق پڑے گا. میں ان کا سامنا کروں گا, فیس کروں گا, پھر اس کے بعد پھر میں ویڈیو بناؤں گا, پھر اب تک اس کو تاریخ کے اندر محفوظ کر کے پھر میں مر جاؤں گا. ابھی ایسے نہیں مروں گا. تھینک یو. میرے پیارے پاکستانیوں, میرے بچوں, میرے بیٹیوں, میرے بھائیوں, میری بہنوں, السلام علیکم.